आप लोग हम लोग एनटीपीसी सेट नंबर 23 का डिस्कशन करेंगे और इसमें एक एक प्रश्नों को, साइंस के प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगा। और देखते हैं पहला प्रश्न, सेट नंबर 23 के पहले प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। ये सीधे आते हैं हम लोग, साइंस का प्रश्न कहाँ पर है, तो ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है 73 से। 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान क्या होता है। बच्चे आपको पता है कि 1 कैलोरी बराबर, कई बार मैंने बताया है कि 4.2 जूल होता है। 4.2 जूल होगा। 1 किलो कैलोरी की बात करेंगे अगर हम, 1 किलो कैलोरी, तो इसको क्या कर दीजिए, 4.2 जूल तो होता ही है, उसमें 10⁻³ जोड़ दीजिए तो आ जाएगा कितना, तो 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। 1 किलो कैलोरी बराबर 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। देखिए कहाँ पर है, तो ये सी नंबर है। और 1 जूल बराबर 0.24, याद रखिएगा, 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है बच्चे। 1 जूल बराबर कितना कैलोरी, 0.24 कैलोरी होता है। तो ये बातें याद रखनी है आपको। अब देखिए, जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है या उष्मा का एसआई मात्रक होता है, और इसको अगर अर्थ में बदलेंगे तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्थ होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो बच्चे ये देख लीजिए, 74, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो जब भी कोई भी विद्युत आवेश, यहाँ देखिए, विद्युत आवेश, आवेश, ठीक है, आवेश क्या है, आवेश मतलब क्यू, आवेश विराम में है, किसमें है, विराम में, तो विराम में है। अगर आवेश विराम में है तो ये उत्पन्न करेगा, क्या उत्पन्न करेगा, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस करता है, ठीक है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। आवेश गति में है, आवेश क्या हुआ, क्यू आपको गति में है, गति में होता है, तो ये क्या उत्पन्न करेगा, तो गति में उत्पन्न है तो ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। अगर आवेश क्या है, आवेश जो है वह त्वरित गति में, कौन सी गति में, त्वरित गति में है, एक्सेलरेटेड मोशन में है, त्वरित गति में, तो ये तीनों चीज उत्पन्न करेगा। कौन कौन, एक तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, दूसरा उत्पन्न करेगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तीसरा उत्पन्न करेगा विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करेगा। तो यदि, ठीक है, आवेश त्वरित गति में हो तो यह विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आवेश विराम में तो विद्युत क्षेत्र, आवेश गति में तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, आवेश त्वरित गति में तो तीनों उत्पन्न करेगा। चूंकि गतिशील विद्युत आवेश है तो यह बच्चे, ठीक है, क्या उत्पन्न करेगा, दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। एकदम याद रखिएगा कंसेप्ट को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। थर्मोस्टेट क्या होता है, तो थर्मोस्टेट की बात कर रहा है। तो थर्मोस्टेट क्या होता है, तो यह तापमान को नियत करता है या किसी संकाय के ताप स्थिर रखने का क्या है, ठीक है, उपकरण होता है। यानी दोज इंस्ट्रूमेंट विच क्या करेगा, विच मेक्स कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, किसी भी उपकरण का, यानी आपको मान लीजिए कि हमको माइक्रोवेव यूज कर रहे हैं, वहाँ टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है, तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं थर्मोस्टेट। और याद रखिए, आप प्रेस यूज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेस यूज करते हैं कपड़ा को प्रेस करने के लिए, वहाँ जो इंस्ट्रूमेंट आपका क्या करेगा कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेगा, उस इंस्ट्रूमेंट को हम थर्मोस्टेट कहते हैं। तो ये ध्यान में रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के परिभ्रमण की गति कितनी होती है। देखिए, पृथ्वी की 2 प्रकार की गति होगी। ये पृथ्वी आपको चक्कर लगा रहा है, ये 2 प्रकार की गति। पहला तो परिभ्रमण गति यानी घूर्णन गति। घूर्णन गति 0.4621 किलोमीटर पर सेकेंड होता है बच्चे, और इसको अगर हम किलोमीटर मिनट में बदलें तो 28 किलोमीटर प्रति मिनट हो जाएगा। तो बच्चे ये आंसर हो जाएगा, 28 किलोमीटर प्रति मिनट हो जाएगा। और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है उसको हम परिक्रमण गति कहते हैं, रिवोल्यूशनरी मोशन कहते हैं, और यह 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। चलिए, तो याद रखिएगा, पृथ्वी कितने प्रकार की गति, 2 प्रकार की गति। घूर्णन गति के कारण आपको क्या होगा, दिन और रात होते हैं, पवनों की गति होती है, लेकिन आपका अगर, ठीक है, आपको परिक्रमण गति करता है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ, तो उसके कारण क्या होगा, मौसमों में परिवर्तन होता है बच्चे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है हमारा क्वेश्चन, 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है। तो बच्चे बहुत आसान प्रश्न है। 1 किलोग्राम, तो आपको पता है E बराबर क्या होता है, mc² होता है। यहाँ देखिए, m का मान बोल रहा है 1 kg, 1 kg, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 kg ले लीजिए। और यहाँ देखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, इसको
गुना कर देते हैं, ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं, यानी प्रकाश का वेग कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 9 × 10⁻, क्या होगा 16 हो जाएगा बच्चे। तो 9 × 10⁻16 जूल हो गया। केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग जूल बोलते हैं। तो 9 को क्या कर सकते हैं आप, 9 जो है उसको आप 9 ही रहने दीजिए, या 10 भी आप ले सकते हैं। तो 10 ले सकते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 10 ले लीजिए, ठीक है। तो 10 इंटू क्या हो गया 10⁻16, यानी ये हो जाएगा 10⁻17 जूल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 10⁻17 जूल। इसको मत मारिएगा क्योंकि 9 इंटू 10⁻, ठीक है, 16 है। तो बच्चे ये कहाँ से मैं लेके आया, तो ये जो है, ठीक है, आपको द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का सिद्धांत है। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का सिद्धांत आपको कहलाता है, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का सिद्धांत कहलाएगा कौन, E बराबर डेल्टा M इंटू C²। ये आपको द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का सिद्धांत है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो यहां देख लीजिए 92 U238 परमाणु में होते हैं। तो बच्चे ये देखिए 92 U238 है, 92, ठीक है, U238। अब हम क्या करें, प्रोटॉन कितना होगा, तो प्रोटॉन बच्चे 92 होगा। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो ये भी 92 होगा। और न्यूट्रॉन कितना होगा, तो 238 में से 92 को घटा दीजिए, कितना हो गया 146 बच्चे हो जाएगा। तो 92 प्रोटॉन, 146 न्यूट्रॉन और 92 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, बी नंबर होगा। याद रखना है आपको कि यूरेनियम की खोज कैलप्रोथ ने किया था, यूरेनियम की खोज कैलप्रोथ ने किया था। यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम का मुख्य अयस्क पिच ब्लेंड होता है। कौन होगा, पिच ब्लेंड होता है बच्चे। तो एकदम ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका। तो सर्वप्रथम किसने रेडियोधर्मिता को उत्पन्न किया था, तो याद रखिएगा सबसे पहले, ठीक है, किसने रेडियो एक्टिविटी को उत्पन्न किया था, यानी प्राकृतिक रूप से आपको, ठीक है, रेडियोधर्मिता, प्राकृतिक रूप से रेडियोधर्मिता की खोज की थी हेनरी बेक्वेरेल ने। लेकिन एफ जॉलियट क्यूरी और आयरन क्यूरी ने ये रेडियोधर्मिता कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया था बच्चे। ये कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की बात कर रहा है, कृत्रिम रूप से, ठीक, उत्पन्न करना। तो ये किया था किसने, तो ये किया था एफ जॉलियो क्यूरी और आयरन क्यूरी नामक वैज्ञानिक ने कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया था। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय, अगर ये रहा था रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, तो हेनरी बेक्वेरेल होता है। माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया था। और पायरेक क्यूरी और मैरी क्यूरी ने, ठीक है, रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी, जिसके बाद रेडियो सक्रियता नाम पड़ा इसका। क्या पड़ा, रेडियो सक्रियता इसका नाम दिया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है आपका। U238 के नाभिक में नहीं होता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो 238 न्यूक्लियन होगा, 92 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा बच्चे, क्योंकि, ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर चक्कर लगाता रहता है। याद रखिएगा नाभिक के बाहर, नाभिक में केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इसे सम्मिलित रूप से हम न्यूक्लियन भी कहते हैं, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियन कहेंगे। और याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है बाह्य कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। तो एकदम याद रखिए क्या कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। 146 न्यूट्रॉन होगा, 92 प्रोटॉन होगा, लेकिन 92 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है बच्चे। तो एकदम ध्यान में रखना है कि U238 के नाभिक में नहीं होते हैं, तो 92 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे बच्चे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। हंसाने वाली गैस कौन होती है, तो बच्चे हंसाने वाली गैस जो है वह नाइट्रस ऑक्साइड होता है। N2O होगा, क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको बोलते हैं N2O। और कल भी मैंने बताया था कि इसका उपयोग एनेस्थेसिया में करते हैं। किसमें करेंगे, एनेस्थेसिया में, यानी निश्चेतक में किया जाता है। और नाइट्रोजन आपके प्रकृति में, आपके वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन होगा, तो वह नाइट्रोजन होगा। और यह 78% की मात्रा में पाया जाता है बच्चे। कितने प्रतिशत की मात्रा में, तो 78% की मात्रा में यह पाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है। देखिए गोबर गैस यानी बायोगैस बोल रहे हैं, कौन सा गैस, बायोगैस। और बायोगैस प्लांट का निर्माण सबसे पहले किया था किसने, तो सीबी देसाई ने, सीवी देसाई नामक वैज्ञानिक ने किया था गोबर गैस प्लांट का निर्माण। और याद रखिए कि गोबर गैस में सबसे अधिक मात्रा में मीथेन होता है। ये लगभग क्या होगा, तो मीथेन जो है लगभग 83% की मात्रा में होता है।
उसके बाद मीथेन जो है लगभग आपको ठीक है 55 से 60% की मात्रा में होता है। दूसरे स्थान पर आ जाइए, किसको बोलते हैं, तो ये आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है। फिर क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, कुछ मात्रा में इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाया जाता है। तो सबसे अधिक मात्रा में मीथेन होगा, और मीथेन को हम मार्स गैस कहते हैं। कौन सा गैस कहेंगे, मार्स गैस कहते हैं, याद रखिएगा बच्चे, मार्स गैस कहते हैं। और यह इथेन है, एथेन या इथेन, C2H6 बोलते हैं, C2H6 बोलेंगे इथेन। और यह प्रमुख एल्केन की श्रेणी में आता है। प्रमुख एल्केन की श्रेणी में आपको कौन आएगा, तो इथेन आएगा बच्चे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन है, तो बच्चे सबसे पहले देख रहे हैं हैजा। हैजा जो है ठीक है, हैजा जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होगा। किसके कारण होगा, प्रोटोजोआ के कारण होगा। एड्स जो है यह विषाणु के कारण होता है, और एड्स रिट्रो वायरस के कारण होगा, रिट्रो वायरस के कारण होता है। एड्स जो है आपको पता होनी चाहिए कि यह सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, याद रखना है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस के कारण होता है ये रोग। और ठीक है, यह रोग, इस रोग के इलाज की परीक्षण के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एलिजा टेस्ट का प्रयोग करते हैं। किस टेस्ट का, एलिजा टेस्ट का प्रयोग करते हैं। इसलिए आंसर हो जाएगा एड्स बच्चे। क्या होगा, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीबा गति करती है, तो बच्चे अमीबा जो है ठीक है, आपको पता होगा कि अमीबा जो है प्रोटोजोआ की श्रेणी में आता है, और इसमें सीडोपोडिया पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, सीडोपोडिया पाया जाता है। इसी के सहारे यह गति करता है। जबकि आपका हाइड्रा जो है ठीक, हाइड्रा जो है वो सीलिया के द्वारा मूव करता है, और जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं उसमें कशाभिकाएं पाई जाती हैं, वो उसके द्वारा मूव करता है। तो भैया देखिए, ये आपका अमीबा है, अमीबा है, ये कुटपाद बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, कुटपाद या सीडोपोडिया बोलते हैं। तो ये अपना आकार बना लेगा, और इसी के सहारे वह क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करने का कार्य करता है। ये कुटपाद बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, कुटपाद कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है आपका। तंबाकू में उपस्थित एल्कलॉइड कौन होता है, तो तंबाकू में सबसे अधिक मात्रा में क्या होगा बच्चे, तो निकोटीन पाया जाता है। क्विनेन, आपको पता होगा क्विनेन जो है यह ठीक है सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है, और इसका उपयोग हम लोग मलेरिया के दवा में किया जाता है। और एट्रोपिन, ये देखिए हृदय ठीक है, हृदय आघात जब होता है तो हृदय आघात को रोकने के लिए, हृदय आघात को रोकने के लिए एट्रोपिन एक दवा के रूप में यूज होता है। जबकि एफेड्रीन जो है आपको ठीक है कफ आदि रोकता है, यानी खांसी को रोकने के लिए एक प्रमुख दवा कौन होगा, एफेड्रीन होता है बच्चे। क्या होगा, एफेड्रीन होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहां देख लीजिए, पोषकों का वायुमंडल में जिन कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनः चक्रण होता उन्हें क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग याद रखिएगा अपघटक कहते हैं। क्या कहेंगे, अपघटक कहेंगे। और सबसे बड़ा अपघटक पृथ्वी पर कौन है, तो जीवाणु है, बैक्टीरिया है। और दूसरे नंबर पर कौन होगा बच्चे, तो दूसरे नंबर पर है कवक होता है। तो ये क्या करता है कि बड़े बड़े ठीक कार्बनिक यौगिकों को ठीक है छोटे छोटे कार्बनिक यौगिकों में तोड़ देता है, और यह कार्बनिक यौगिक का पुनः चक्रण हो जाता है। तो याद रखना अपघटक। और ये चक्रण करने में याद रखिएगा, अपघटक तोड़ेगा, लेकिन पुनः उसको निर्मित करने में उत्पादक एक मुख्य भूमिका निभाता है। कौन मुख्य भूमिका निभाएगा, तो आपका अपघटक एक मुख्य भूमिका बोलते हैं, उत्पादक एक मुख्य भूमिका निभाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन निर्माण से संबंधित है, तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि। याद रखिएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, तो ये डक्टलेस ग्लैंड होता है, डक्टलेस ग्लैंड, यानी इसमें नलिका विहीन ग्रंथि होती है, डक्टलेस ग्लैंड होता है। और यह जो है याद रखिए बच्चे कि यह जो है क्या स्रावित करेगा, तो यह हार्मोन का उत्सर्जन करता है। किसका उत्सर्जन करेगा, तो हार्मोन का उत्सर्जन करता है, एकदम ध्यान में रखना है, हार्मोन का उत्सर्जन करता है अंतःस्रावी ग्रंथि। ये देखिए संवेद ग्रंथि या स्वेद ग्रंथि जो है, यहाँ से क्या निकलेगा, तो यहाँ से जो पसीना बाहर निकलता है। अश्रु ग्रंथि से याद रखना है कि आंसू बाहर निकलता है। पाचक ग्रंथि से बहुत सारा पाचक एंजाइम बाहर निकलता है, जैसे ठीक है आपको टाइलिन, फिर देखिए टाइलिन लीजिए, फिर ले लेते पेप्सिन ले लेते हैं, ठीक है ट्रिप्सिन ले लेते हैं, एमाइलेज लेते हैं, लाइपेज लेते हैं, ये सब निकलता है पाचक ग्रंथि से, पाचक एंजाइम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होगा, तो बच्चे पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, यानी माइनस टू लॉग ठीक है बेस 10 H+ आयन कंसंट्रेशन, यानी किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण की शक्ति को हम पीएच कहते हैं। और यदि
pH का मान ग्रेटर देन 7 हो जाए तो इसको क्षारीय विलयन बोलते हैं। कौन सा विलयन बोलेंगे? क्षारीय विलयन कहते हैं। pH का मान बराबर 7 हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं उदासीन। क्या बोलेंगे? उदासीन बोलेंगे। pH का मान लेस देन 7 हो जाए तो इसको हम अम्लीय विलयन कहते हैं। लेस देन 7 हो जाएगा तो अम्लीय विलयन कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि ग्रेटर देन 7 क्षारीय, बराबर 7 उदासीन, और लेस देन 7 तो बच्चे अम्लीय हो जाता है। तो कह रहा है कि एक अम्लीय घोल का pH लेस देन 7 होगा। क्या होगा? लेस देन 7 होता है बच्चे, एकदम ध्यान में रखना है आपको। pH के बारे में सबसे पहले सोरेनसन ने बताया था। देखते हैं नेक्स्ट, एक तत्व के समस्थानिक किसमें भिन्न होते हैं? तो एक तत्व के समस्थानिक यानी आइसोटोप्स याद रखना है कि आइसोटोप्स किसमें भिन्न होगा। तो बच्चे आइसोटोप्स में, आइसोटोप्स ये मान लीजिए दो ले रहे हैं, 1H1 और 1S2, ठीक है, 1S3, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, प्रोटॉन की संख्या समान है। न्यूट्रॉन देखिए, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगा। यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा N1, ठीक, यहाँ हो जाएगा आपको 1, यहाँ हो जाएगा, ठीक है, N2, यहाँ हो जाएगा क्या आपको N1, N2 और क्या हुआ N3, यहाँ हो जाएगा 2। तो यहाँ देखिए न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा, ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होगा, बोलते हैं न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगा, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगा। और याद रखना है परमाणु संख्या समान, तत्व समान, ठीक है, और प्रोटॉन की संख्या समान, ये समान होगा। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगा, प्रोटॉन की संख्या समान होगा। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे? तो न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगी। याद रखना है कि एक तत्व के समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? बच्चे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। यह प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले सहायता करता है। यह खाद्य पदार्थों को स्पंजी बना देता है। यह, ठीक है, आपको वायुमंडल को गर्म करता है। तो ये डिफरेंट इसके प्रॉपर्टीज होते हैं। और ये क्या हो जाएगा? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। कितना? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होता है। और प्रकाश संश्लेषण में, खाद्य पदार्थों को स्पंजी बनाने में, कोल्ड ड्रिंक्स में, ठीक है, विभिन्न चीजों में इसका उपयोग हम लोग बृहद मात्रा में करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहां देखते हैं द्विनाम पद्धति निम्नलिखित में से संबंधित है। बच्चे द्विनाम पद्धति जो है वो दिया था कार्लस लिनियस ने, ठीक है, और यह जीवों का वैज्ञानिक नामकरण पद्धति है। जीवों का वैज्ञानिक नामकरण पद्धति है जिसमें 2 शब्द होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ देखिए कि ह्यूमन का नाम है होमो सेपियंस। क्या नाम है? होमो सेपियंस होता है बच्चे। तो 2 वर्ड यहाँ पर है, एक है होमो, दूसरा है सेपियंस। एक है होमो, दूसरा है सेपियंस, यानी 2 वर्ड है। तो जीवों का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होते हैं। और ये दिया था किसने? कार्लस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने। इन्हें टेक्सोनोमी का जनक कहते हैं बच्चे। क्या कहेंगे? कार्लस लिनियस को टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है। यानी जीवों का वैज्ञानिक नामकरण, ठीक है, जिसमें 2 शब्द होते हैं, उसको देने की पद्धति का विकास किया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का विकास किया कार्लस लिनियस ने, जिसे टेक्सोनोमी का जन्मदाता कहा जाता है बच्चे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? यहां देखिए खनिज की कमी के कारण कौन सा रोग होगा। यहां देखिए आलू का, ठीक है, विगलन रोग, ये जनरली आपको किसकी वजह से होता है? ठीक है, तो ये होता है आपको जीवाणु की वजह से। किसकी वजह से? जीवाणु के। गन्ने का लाल सड़न रोग, ये कवक की वजह से होता है। कपास की मिलानी ये भी कवक की वजह से होगा। लेकिन चुकंदर का केंद्र विगलन, ठीक है, ये जो होता है आपको किसकी वजह से होगा? तो खनिज की कमी के कारण होगा जनरली, ठीक है। जिंक की कमी के कारण हार्ट रोट रोग, जिंक की कमी के कारण हार्ट रोट रोग होता है चुकंदर में। तो यह खनिज की कमी के कारण होने वाला रोग है बच्चे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। लिवर वॉर्ट क्या होता है? तो लिवर वॉर्ट देखिए क्या है, लिवर वॉर्ट। जैसे ही लिवर वॉर्ट की बात करेंगे तो ये एक स्थलीय पादप होता है। क्या होता है? स्थलीय पादप होता है जिसमें जड़, तना और पत्तियों में विभेदन नहीं होता है। ये जड़, तना, पत्तियों में विभेदन नहीं होता है। लिवर वॉर्ट जो है यह एक प्रकार का क्या है? तो लिवर वॉर्ट जो है एक प्रकार के पादप समूह में आते हैं जिसमें, ठीक है, पूर्णतः जड़, तना या पत्तियों का विभेदन नहीं होता है। यहाँ देखिए यकृत क्या होता है? यहाँ से पित्तरस निकलता है और ये क्या करेगा? पित्तरस निकलेगा। और ये पित्तरस क्या होता है? तो आपको वसा के पाचन में सहायता करता है। यकृत को संक्रमित करने वाला परजीवी, ये गलत बात है। यकृत सबसे अधिक संक्रमित अगर किसी चीज से होता है तो वो होता है अल्कोहल से। और यकृत अल्कोहल से, ठीक है, आपको क्या होगा? संक्रमित होकर यहाँ पर एक रोग उत्पन्न करता है जिसे हम लिवर सिरोसिस भी कहते हैं बच्चे। क्या कहेंगे? लिवर सिरोसिस कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
पेनक्रियाज मेढक में पाई जाती है, पेनक्रियाज मेढक में पाई जाती है। तो पेनक्रियाज मेढक में पाई जाती है बच्चे, पाया जाता है अमाशय तथा ड्यूडोनम के बीच, अमाशय तथा ड्यूडोनम के बीच पाया जाता है। पेनक्रियाज मेढक में कहाँ पाया जाएगा? तो अमाशय और ड्यूडेनम के बीच पाया जाता है। और पेनक्रियाज आपको पता है मनुष्य में पेनक्रियाज बहुत इंपॉर्टेंट है। यह इसके दो भाग होते हैं, एक होता है क्या बहिस्रावी और दूसरा भाग होता है अंतःस्रावी। अंतःस्रावी होगा, दो भाग इसका होता है, अंतःस्रावी होगा। तो दो भाग होते हैं, कौन कौन? तो एक बहिस्रावी, दूसरा अंतःस्रावी। बहिस्रावी से 3 हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है, आपको ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। अंतःस्रावी से, ठीक है, यहाँ पर 3 हार्मोन स्रावित होगा। बहिस्रावी से एंजाइम स्रावित होता है, जबकि अंतःस्रावी से हार्मोन स्रावित होगा। यहाँ पर 3 हार्मोन स्रावित होता है। पहला इंसुलिन, पहला क्या हुआ? इंसुलिन। उसके बाद क्या हो गया? तो बीटा सेल से इंसुलिन, ठीक, अल्फा से ग्लूकागोन, और तीसरा गामा से, याद रखिएगा, सोमेटोस्टैटिन। ये 3 हार्मोन यहाँ से स्रावित होता है बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा बच्चे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका। तो मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं। तो मेढक में आपको पता है कि मेढक में क्या होता है? तो बच्चे 2 अलिंद और 1 निलय होता है। 2 अलिंद 1 निलय, 2 अलिंद 1 निलय होता है। 2 ठीक है अलिंद और 1 निलय होगा, 2 अलिंद और 1 निलय होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। मेढक जो है तीनों प्रकार से, ठीक है, आपको सांस ले सकता है। पहला तो फेफड़ा द्वारा, दूसरा जो है आपको त्वचा द्वारा, तीसरा जो है याद रखिए गिल के द्वारा। किसके द्वारा? गिल के द्वारा भी सांस ले सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो एंडोस्टियम पाया जाता है बच्चे, हड्डियों के आंतरिक भाग में एंडोस्टियम पाया जाता है। और ये क्या होता है? तो हड्डी आपका निर्मित होता है किससे? तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से, CA3PO4 हॉल 2 से, यानी ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का यह बना होता है। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का यह बना होता है। और याद रखिएगा सबसे बड़ी हड्डी जो है वो जांघ की हड्डी होती है, जिसे फीमर कहते हैं, और सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान की हड्डी होती है, जिसे स्टेप्स कहते हैं बच्चे। तो याद रखना है एंडोस्टियम जो है, ठीक है, आपकी हड्डी के आंतरिक भाग को कहा जाता है। यहाँ देखिए पेशीय उत्तक की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो बच्चे ये याद रखिएगा संयोजी उत्तक की उत्पत्ति मेसोडर्म, पेशीय उत्तक की उत्पत्ति मेसोडर्म कोशिका से या मेजोडर्म कोशिका से होता है। याद रखना है आपको कि पेशी उत्तक, जितने भी संयोजी उत्तक हैं, सभी संयोजी उत्तक का निर्माण जो है वो मेसोडर्म कोशा से होगा। किससे होगा? मेसोडर्म कोशा से होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से भिन्न पहचाना जा सकता है? तो ये है कोशिका भित्ति की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज का बना होता है। लेकिन ठीक है, आपको जानवरों में यानी मनुष्यों में या जानवरों में क्या होता है कि कोशिका जो है एक झिल्ली से घिरा होता है, जिसको हम कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। हरित लवक जो है ये प्लास्टिड है, और ये क्या करता है? आपको हरित लवक जो है वो क्या करेगा? तो प्रकाश संश्लेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चे। और आपका कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड का बना होता है। किसका बना होगा? कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड का बना होता है। ग्रेना निम्नलिखित में से किसका घटक होता है? तो बच्चे ग्रेना जो है वो हरित लवक का घटक होता है, और इसमें क्या होता है? लाइट रिएक्शन होता है। देखिए हरित लवक के 2 मुख्य भाग होते हैं, एक स्ट्रोमा, दूसरा ग्रेना। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है, जबकि ग्रेना में जो है वो लाइट रिएक्शन होगा। फोटोलिसिस ऑफ वाटर यही होता है बच्चे। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण होगा। गोल्जी उपकरण ये परिवहन में सहायता करेगा। मंडकण यानी स्टार्च से युक्त कण होता है, जो हमारे शरीर को काफ़ी अधिक क्या करता है? काफ़ी अधिक ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कैल्सीभूत उपास्थि पाई जाती है। तो बच्चे सुपरा स्कैपुला में पाया जाता है, सुपरा स्कैपुला में पाया जाएगा। कार्टिलेज उपास्थि पाई जाती है। उपास्थि क्या होता है बच्चे? तो उपास्थि जो है, ठीक है, आपको हड्डी को जोड़ने का कार्य करता है। और याद रखिए बच्चे, याद रखना है आपको, क्या याद रखना है कि 2-3 बातें यहाँ पर एकदम याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? तो सबसे पहले आपको पता होगा कि बोन जो है वह मैंने आपको बताया कि ये ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। उपास्थि का निर्माण जो है वो कंकाल संयोजी उत्तकों से होता है। ध्यान में रखिए, कंकाल संयोजी उत्तकों से किसका निर्माण होगा? तो इसका निर्माण होगा किसका? तो उपास्थि का निर्माण होता है, यानी कार्टिलेजेस का निर्माण होता है। उपास्थि के चारों ओर एक प्रकार की झिल्ली पाई जाती है, जिसे पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। याद रखना है कि मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स में भी छोटे छोटे कणों के रूप में, ठीक है, आपको ठीक कैल्सीभूत उपास्थि पाई जाती है। चलिए, तो ये बातें याद रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। क्या है आपका?
तो ये आपका सेशन समाप्त हो गया। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और 24 नंबर सेट में देखते हैं क्या क्या प्रश्न होंगे। चलिए ढेर सारा आप लोगों को धन्यवाद। लगातार इस चैनल को देखते रहिए और आपका जो जो प्रश्न है वो आप मेरे से टेलीग्राम चैनल रुक्मिणी प्रकाशन लाइव टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। चलिए बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।